नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, हम अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं, ठीक है, और इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, डीपली क्वेश्चन बनने लगे हैं, डीपली ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम आर्टिकल्स लगभग 21 तक खत्म कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 21A के बारे में। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो 21A क्या है, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 21A। तो 21A किस लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या इसमें प्रावधान दिए गए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ध्यान रखना है इसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो आर्टिकल 21 जो है उसमें क्या प्रावधान दिए गए, 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना क्या है, अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। कि निःशुल्क, एक तो निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराना और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराना किसका दायित्व है, ये राज्य का दायित्व है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्योंकि देखो, किसी भी देश को आप आगे ले जाना है तो वहाँ की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सुधारने की जरूरत है। हम अंग्रेजों के गुलाम इतना रहे, हम इतना गुलामी में जिए हैं, क्यों? क्योंकि शिक्षा का अभाव। शिक्षा, अगर कहा जाता है ना कि अगर एक घर में अगर एक व्यक्ति भी पढ़ जाता है, पढ़ लिख के कुछ बन जाता है तो पुश्तें बदल जाती हैं। तो उसी तरीके से शिक्षा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो फिर से हम जैसे हम गुलाम बने रहे, तो शिक्षा का अभाव जो रहेगा ना, तो लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं और अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं। इससे शिक्षा ना होने के कारण उनके साथ शोषण होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसीलिए क्या किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद ए में क्या डाला गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखना कि आवश्यक शिक्षा मूल अधिकार है। तो इसलिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया था। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत कब चला था, किस सन में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस सन में की गई थी। आगे बात करते हैं। ध्यान रखना, आर्टिकल 21A में केवल मूल शिक्षा की बात करी गई है। किसकी? प्राइमरी शिक्षा, मतलब मूल शिक्षा की बात करी गई है। इसमें उच्च शिक्षा की बात नहीं करी गई। ध्यान रखना, इसमें एग्जाम में पॉइंट दे देते हैं यहाँ से बना के, बहुत डीपली पॉइंट अगर पूछेंगे, सिविल सर्विस वगैरह पूछते हैं, पीसीएस वगैरह पूछ देंगे, तो वो क्या करेंगे, आजकल तो छोटे छोटे पेपरों में भी पूछने लगे हैं कि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, कि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद ए में क्या है कि मूल शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाना चाहिए वो है उच्च शिक्षा, नहीं व्यावसायिक शिक्षा नहीं। अच्छा, अनुच्छेद 21A जो शिक्षा का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया था, तो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 में। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। उस समय क्या किया गया था कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो 86th अमेंडमेंट, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 21A। तो 21A किससे संबंधित है? शिक्षा संबंधित है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे एग्जाम में डायरेक्ट देते हैं, 6 से 12, 6 से 14, 6 से 18, इस तरीके से ऑप्शन में दे देते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है और अनिवार्य शिक्षा। इसमें उच्च शिक्षा का प्रावधान नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है, ओनली मूल शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। आवश्यक शिक्षा ही मूल अधिकार है। और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की थी सरकार ने, ये मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 22 बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, ये गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, मतलब आपको हिरासत में लेने से संरक्षण प्रोवाइड कराता है। किन आधारों पर आपको हिरासत में लिया जा सकता है, किन आधारों पर नहीं लिया जा सकता है, कैसे संरक्षण प्रोवाइड कराएगा, चलिए इसको देखते हैं। तो देखो, हिरासत कितने प्रकार की होती है, ध्यान रखना। जब आपको हिरासत में लिया जाता है तो 2 प्रकार से, एक होता है दंड और एक होता है निवारक। दंड में ये होता है कि आपने अपराध को स्वीकार कर लिया है, आपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और आपको दंड दे दिया गया है। तो जो आपका दंड विषय का आता है ये कठोर आता है, कठोर दंड दे दिया गया है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जो राज्य के हित में नहीं है। तो क्या हुआ कि आपको कठोर दंड दिया गया है और आपने स्वीकार कर लिया है। एक होता है निवारक। तो निवारक का मतलब क्या है कि निवारक, आपको अगर निरोध हिरासत में लिया जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो, बिना सुनवाई के दोषी ठहराया गया है ना। तो उसमें क्या होता है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निवारक निरोध का मतलब क्या होता है कि निवारक हिरासत में अगर आपको लिया जा रहा है तो शक के बिना पे लिया जा रहा है। मतलब कि अगर आप ये लगता है कि आप कुछ गलत गतिविधि में संलिप्त हैं या भविष्य में हो सकते हैं, तो इस आधार पर आपको उठाया जा सकता है। इस आधार पर आपको क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बिना सुनवाई के दोषी ठहराया जाना और शक के आधार पर आपको उठाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, हिरासत 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी दंड विषयक, एक होती है आपकी निवारक, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखो, 2 प्रकार के कानूनी मामले होते हैं, एक होता है साधारण, एक होता है आपका दंड विषयक। तो साधारण मामलों में क्या होता है कि मान लीजिए साधारण मामले में आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, नॉर्मल, ये, और ये केवल नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए, लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है तो ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ध्यान रखना, नागरिकों के लिए,
विदेशियों के लिए नहीं एग्जाम में दे देते हैं। तो साधारण जो कानूनी प्रक्रिया है वो केवल नागरिकों के लिए है। इसमें क्या है कि जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपका ये अधिकार है, आप उनसे गिरफ्तारी का आधार पूछ सकते हैं कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि आपको प्रतिरक्षा का अधिकार रहेगा, आप अपना वकील चूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे मेरा वकील चाहिए। ठीक है, तो वो प्रतिरक्षा का अधिकार आपके पास रहेगा साधारण अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है कानूनी मामले में। और अगला है कि 24 घंटे में रिहा करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है 24 घंटे में रिहा आप करेंगे अगर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं बनती है, वरना 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कंपलसरी है। तो ये साधारण कानूनी मामले में अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती है। क्या कि गिरफ्तारी का आधार बताना, सबसे पहले प्रतिरक्षा का आधार रहेगा कि मैं अपना एक वकील चुन सकता हूं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि 24 घंटे के में ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, और 24 घंटे में अगर मजिस्ट्रेट इसको मतलब संज्ञान में लेके आपको संलिप्त नहीं पाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर ही क्या हो जाएगा, रिहा करना पड़ेगा। तो ये साधारण कानूनी प्रक्रिया है और ये किसके लिए है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि दंड विषयक कानून। तो दंड विषयक कानून में क्या है, ये नागरिक और विदेशी दोनों के लिए। ध्यान रखना कि शक के आधार पर आपको उठा लिया है, आप कोई गलत गतिविधि में संलिप्त हैं, राज्य सुरक्षा का मामला है, तो ऐसे में क्या जाता है, दंड विषयक कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो उसमें हिरासत कितना रहेगा, लगभग 3 महीने। तो 3 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छा, इसमें एक संशोधन किया गया था, 44वां संशोधन, इसके तहत ही 44वां संशोधन किया गया 1978। तो उसमें यह किया गया था कि सलाहकार परिषद बोर्ड अगर इसकी निगरानी अगर नहीं कर पाता है तो ये जो हिरासत है इसको घटाकर 2 महीने कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो चीज लागू नहीं हो पाई है। तो ध्यान रखना इस समय कितना है कि हिरासत आपको कम से कम 3 महीने ज्यादा नहीं होगा। और इसमें भी आपको आधार बताया जा सकता है, आधार बताना कंपलसरी है कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, और इसमें बचाव का मौका भी मिलता है कि आप अपना एक वकील चुन सकते हैं। तो ये आपके दंड विषयक है। दंड विषयक कानून जो है वो नागरिक विदेशी दोनों के लिए है, एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। और साधारण कानूनी मामले किसके लिए, केवल नागरिकों के लिए। तो हिरासत में लिया जाना, देखो हिरासत में क्या लिया जाता है, तो साधारण हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। अच्छा, क्राइम कितने प्रकार के होते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो क्राइम जो होता है, क्राइम 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है ब्लू कॉलर, एक होता है व्हाइट कॉलर। अच्छा, व्हाइट कॉलर क्या होता है, क्राइम क्या होता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम वो होते हैं जो पढ़े लिखे लोग करते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो गया, कुछ फर्जी बीमा पॉलिसी वगैरह हो गई। तो ये सारे जो काम होते हैं ये व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर वो क्राइम करते हैं तो व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाते हैं। और ब्लू कॉलर जो क्राइम होते हैं वो क्या होते हैं, उसका मतलब होता है कि मान लो जैसे नॉर्मल साधारण जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, चोरी होना, डकैती डालना और लड़ाई झगड़े होना, आपस में रंजिश होना, हत्या कर देना, यौन उत्पीड़न करना, यौन मामले निकल गया ना, तो ये सारे के सारे जो क्राइम आते हैं किसमें आते हैं, ये ब्लू कॉलर क्राइम में आते हैं। और व्हाइट में कौन आते हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर गलत तरीके से संलिप्त होते हैं किसी चीजों में तो वो व्हाइट कॉलर क्राइम आते हैं। ठीक है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और आपराधिक प्रक्रिया वगैरह जो भी होगी, पढ़े लिखी चीजें, फर्जी बीमा पॉलिसी लेके आना, तो ये किसमें आता है, ये आ जाता है आपका व्हाइट कॉलर क्राइम में। ठीक है, अब देखो सरकार ने समय समय पर निवारक निरोध कानून लेकर आई है, मतलब कि हिरासत में किस बिना पर आपको, शक के आधार पर किस बिना पर आपको हिरासत में लिया जा सकता है, इसको लेकर सरकार ने कानून कई बार लाती रही है। तो देखते हैं, तो सबसे पहला जो कानून आया था निवारक निरोध का, कि वो कब आया था, 1950 में। तो ध्यान रखना ये जो पॉइंट्स है सारे के सारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको कंटेस्ट कर लेना, बार बार इसको 2-4 बार रिवीजन कर लेना। ध्यान रखना कि निवारक निरोध अधिनियम कब आया था, 1950 में। ठीक है, कि आपको शक के बिना पर जो गिरफ्तार किया जाएगा, वो जो अधिनियम पारित किया गया था 1950 में, उसको खत्म कर दिया गया था 1969 में। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया कब, 1969 में। अगला है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, इसे मीसा भी बोलते हैं, कभी कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है कि मीसा कब पारित हुआ, तो मीसा कब हुआ, 1971 में, और 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कि आंतरिक सुरक्षा को अगर खतरा है तो उसके आधार पर आपको शक के आधार पर उठाया जा सकता है। तो ये अधिनियम कब आया था, 1971 में, और 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था, इसे मीसा भी बोलते हैं। अगला है विदेशी मुद्रा का संरक्षण। अगर आप विदेशी मुद्रा गैर कानूनी तरीके से संरक्षण करते हैं या विदेशी मुद्रा की सप्लाई वगैरह करते हैं तो उसके लिए तो कोफेपोसा ये अधिनियम कब लाया गया था, 1979। तो किस आपके लिए क्या क्या प्रक्रिया रहेगी गिरफ्तारी की, किस तरीके से आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये सारी जो प्रावधान है वो किसमें दिए गए हैं, कोफेपोसा में दिए गए हैं। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। 1979 की विदेशी मुद्रा का संरक्षण अधिनियम, कि आप विदेशी मुद्रा अगर इलीगल तरीके से संरक्षित करते हैं तो आपके ऊपर ये एक्ट लग सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जी तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है पिछले कुछ समय से, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह की बात करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अगर खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ अगर खतरा हो रहा है और आप उसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको एनएसए लगाया जाएगा। ध्यान रखना, बहुत सारे अभी मामले एनएसए को लेकर चलते रहे हैं। तो 1980 में ये आया था और ये कई एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। ठीक है, चोर बाजारी निवारण अधिनियम, मतलब चोर बाजारों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से उनका निवारण किया जाए, कि इनको कंट्रोलिंग में लाया जाए, ये अधिनियम कब आया था, इसको बोलते हैं पीबीएम सेका। ठीक है, तो पीबीएम सेका कब आया था, 1980 में आया था। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इसको आता है एग्जाम में बहुत पूछते हैं। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होना और विध्वंसक क्रियाकलापों में संलिप्त होने का जो
अधिनियम है वो कब आया था? 1985 में, और इसको समाप्त कर दिया गया था 1995। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं टाडा। ठीक है, एक बॉलीवुड के बड़े प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिनके ऊपर टाडा लगा था। ठीक है, जब बम ब्लास्ट हुआ था तो ध्यान रखना कि उनके ऊपर टाडा लगा था। तो आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों में संलिप्त रहने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या लगता है? तो उसके ऊपर टाडा लगाया जाता है। टाडा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। 1985 में ये आया था और 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, टाडा को। आगे बात करते हैं, अगला है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम। आतंकवाद निवारण अधिनियम ये कब आया था आपका? 2002 में। इसको बोल देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया। पोटा, तो पोटा मायावती के समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उत्तर प्रदेश में मायावती के समय पोटा काफी इंपॉर्टेंट था। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, तो 2002 में इसको लाया गया था और कब समाप्त कर दिया गया? 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो पोटा और टाडा ये और एनएसए ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे थे, ध्यान रखना। अगला बचता है, लास्ट बचता है स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ। मतलब ऐसे पदार्थों का उत्पादन करना, ऐसे पदार्थों की सप्लाई करना जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को इनसे क्षति होती है, उनके स्वास्थ्य की क्षति होती है। ठीक है, तो ऐसे मादक पदार्थों को रोकने के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो लाया गया था 1988 में, और इसके व्यापार करने पर कंट्रोल करना ये कब हुआ था? किस अधिनियम के तहत? तो इसका एक नाम है PIT पिटेन DPS है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1988 में। तो ये कुछ निवारक निरोध कानून है जो शक के बिना पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। ये इतने मस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछा ही जाता है, इसको मस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना। तो कानून जो कितने प्रकार से हिरासत में लिया जाता है, तो आपका साधारण कानूनी मामले और दंड विषयक मामलों में। ठीक है, क्राइम कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, व्हाइट कलर और ब्लू कलर होता है, मैंने बता दिया है। ठीक है, और आगे अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध हिरासत में आपको संरक्षण किस तरीके से मिलेगा? आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो शिक्षा संबंधित है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसी तरीके से हम 10 मिनट पढ़ेंगे डेली और 10 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म कर देंगे। सारे एग्जाम्स में यही से क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर पढ़ना छोड़ दो, थोड़ा सा अंदर पढ़ने लगो, क्योंकि एग्जाम्स के पैटर्न बदल गए हैं। जो इंटरनल पढ़ के जाएगा, पूरा बेसिक पढ़ के जाएगा, उसी का ही एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, लगातार मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो। केवल 10 मिनट का सेशन है और उससे ज्यादा नहीं है, बस इतना ही डेली पढ़ते रहो ना, पूरा का पूरा पॉलिटी और पूरा जीएस में खत्म करा दूंगा यहीं पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर एक नया सेशन लेकर आएंगे हम लोग। तो पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। ठीक है, जय हिंद।